गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट टाइम फंडामेंटल राइट कवर किए थे और आर्टिकल 35 तक हमारा कंप्लीट हो गया है अभी तक। फंडामेंटल राइट के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें स्टार्ट करना है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट उससे पहले एक मैं इंटर रिलेटेड टॉपिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि व्हाट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज, यानी जनहित याचिका PIL क्या होता है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन पॉलिटी में PIL की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको एक ब्रीफ फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, शॉर्ट में इसको PIL कहते हैं या फिर जनहित याचिका, राइट। सो बेसिकली PIL means, so you write it down as well, PIL means a litigation. PIL is a litigation filed in the court of law for the protection of public interest, for the protection of public interest. सो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में जो याचिकाएं फाइल की जाती हैं उनको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ये इवॉल्व कैसे हुई, क्या है इसमें, वो सब चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट डील विद द डेफिनेशन। सो PIL मींस अ लिटिगेशन फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ मींस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। दिस इज वन। नाउ any matter of the public interest या मैं कहूं any matter in which public interest at large is affected can be redressed by filing a PIL in the court of law. So basically जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट जहां पर अफेक्ट हो रहा है वहां उन केसेस में जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स हैं वो फाइल कर सकते हैं, पेटिशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो आपको याद रखना, रट लेना, जो भी है बेसिक डेफिनेशन। अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी आपकी इस लेक्चर के अंदर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, PIL होता क्या है। सो एनी मैटर इन विच द पब्लिक इंटरेस्ट एट अ लार्ज इज अफेक्टेड कैन बी रिड्रेस्ड बाय फाइलिंग अ PIL इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो है अगर उसको कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट एट अ लार्ज इफेक्ट हो रहा है, सो उस पब्लिक इंटरेस्ट को बेसिकली रिड्रेस करने के लिए, राइट। सो अगर कोई राइट आपका पब्लिक का एज अ लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट अगर पब्लिक के जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं कलेक्टिवली, तो उस सिचुएशन में एक PIL फाइल की जा सकती है जिसमें कोर्ट रिड्रेस करने का उसको काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सो पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, दिस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट। For example, atrocities against women, atrocities against women, for example, issue of bonded labor,
For example, under trial prisoners for example terrorism, for example construction hazard, for example road safety. So these are the public interest, राइट. सो ये पब्लिक को एज अ होल जो है वो इफेक्ट करते हैं, और ऐसे सिचुएशन में अगर इनको इन ग्रीवांसेस को रिड्रेस कराना हो जहां पर पब्लिक का एज ए लार्ज पब्लिक एट अ लार्ज इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में उन राइट्स को, अगर आपको उन राइट्स के लिए रेमेडी चाहिए तो वो रेमेडी जो है वो पीआईएल के थ्रू कोर्ट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं. सो व्हाट बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीआईएल. सो this is the basic definition that you should remember. So basically few things about PIL. Yes. So as a legal concept, अगर हम बात करें as a legal concept, PIL is borrowed from American Constitution. American Constitution. So as a legal concept, PIL is borrowed from American Constitution, right? It was not in basically it was not in Indian Constitution, और ना ही कोई स्टैचू है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पीआईएल के बारे में कोई डिस्कशन है. ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, जुडिशरी ने ये इनोवेट किया है. तो आप देखेंगे कैसे इनोवेट किया वो मैं समझाऊंगा आपको. तो एज ए लीगल कॉन्सेप्ट पीआईएल इज बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज फर्स्ट थिंग. इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन Indian legal system by the efforts of Justice P.N. Bhagwati and V. Krishna Iyer during 1980s. तो इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया गया वो 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया एज ए लीगल कॉन्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और अमेरिका से इसको लिया गया है. अमेरिका में पीआईएल को बेसिकली बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लॉ, राइट. वहां पर पीआईएल को बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लॉ, और इंडिया में इसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका. सो बेसिकली ये इंडिया में इंट्रोड्यूस कैसे हुआ और 1980s में ही क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? 1980s में ऐसा क्या हुआ कि एक नया लीगल कॉन्सेप्ट इंडियन लॉ लीगल सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. सो 1978 में एक कमीशन, नेशनल पुलिस कमीशन एक बना था. उस नेशनल पुलिस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बिहार से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश करी, राइट. सो 1978 में एक नेशनल पुलिस कमीशन बना था. उस नेशनल पुलिस कमीशन ने बिहार से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश करी, और उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि पटना जेल में, पटना प्रिजन में और मुजफ्फरपुर जो प्रिजन है उसके अंदर बहुत सारे अंडर ट्रायल्स जो हैं वो प्रिजनर्स हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं. और वो अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं वो 4 से 5 सालों तक सजा काट चुके हैं, ऑलरेडी वो प्रिजन में हैं, और जो उनका डिटेंशन जो उनका टाइम है वो उसको भी पूरा कर चुके हैं, और उनका डिटेंशन टाइम एक्सपायर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वो अभी तक जेल में ही बंद है. और क्यों जेल में है? क्योंकि उनको जो लीगल नॉलेज है, जो लीगल अवेयरनेस उनको नहीं है. उनको अपने जो फंडामेंटल राइट्स उनको दिए गए हैं आर्टिकल 20 के अंदर, उन फंडामेंटल राइट्स का उनको जानकारी नहीं है, और ना ही उनके पास सामाजिक और आर्थिक, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ऐसी नहीं है कि वो अपने लिए एक लीगल फाइट लड़ सके. और देश में कोई लीगल सर्विस, फ्री लीगल सर्विस प्रदान करने वाली भी अथॉरिटी नहीं है. इसलिए ऐसा जो सेक्शन है जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है,
ऐसे लोग, इनके डिटेंशन का जो टाइम है वो भी एक्सपायर हो गया है और ये अंडर ट्रायल हैं, इनको बेल भी नहीं मिल रही है और ये 5-6 सालों से लगातार जेल में ही अभी तक बंद है। जब भी इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो कोर्ट्स में इनको क्या मिलती है, एक आगे की डेट मिल जाती है। सो ये नेशनल पुलिस कमीशन ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करी। ये जो रिपोर्ट हुई ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई, राइट। सो नेशनल पुलिस कमीशन एक 1978 में बिहार के प्रिजन से रिलेटेड, पटना प्रिजन और मुजफ्फरपुर प्रिजन से रिलेटेड कुछ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में ये बताया गया कि ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो 4 से 5 साल सजा काट चुके हैं और उससे ज्यादा सजा काट चुके हैं ये लोग, कि जो इन्होंने कमिट किया है, जिसके बेसिस पर ये एक्यूज्ड हुए हैं और अंडर ट्रायल बने हैं, अगर उसकी न सजा भी मिल जाती तो भी उससे ज्यादा ये सजा ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं। सो डिटेंशन टाइम एक्सपायर होने के बाद भी ये लोग सजा काट रहे हैं, इनको कोई बेल नहीं मिली है और उनका केस जो है वो लगातार आगे से आगे डिले होते जा रहा है। और ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है? क्योंकि इनको अपने जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में इनको जानकारी नहीं है, इनका सोशल और इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो इतना पुअर है कि एक लीगल फाइट भी नहीं लड़ सकते। देश में कोई फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी, कोई ऐसी अथॉरिटी भी नहीं है जो फ्री लीगल सर्विस इनको प्रदान कर सके। सो इस सिचुएशन में जब ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, एक लॉयर जिनका नाम है, एक लॉयर थे इस वक्त, उन लॉयर का नाम है उनका जो लॉयर थे उनका नाम है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। पुष्पा कपिला हिंगोरानी एक लॉयर हैं जिनको पॉपुलरली मदर ऑफ PIL भी कहा जाता है, मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो याद रखना, इनको मदर ऑफ PIL भी कहा जाता है। सो ये जो लॉयर थी पुष्पा कपिला, पुष्पा कपिला ने कॉग्निजेंस लिया इस रिपोर्ट का जो पब्लिश की थी नेशनल पुलिस कमीशन ने, इसका संज्ञान लिया और इन्होंने संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करी। सो शी फाइल्ड रिट पिटीशन in Supreme Court in the nature of habeas corpus। कल हमने पढ़ा था habeas corpus के बारे में। habeas corpus on behalf of हुसैनारा खातून and other prisoners। इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, किसके बिहाफ पर? हुसैनारा खातून और जो अदर प्रिजनर्स है उनके बिहाफ पर। अंडरस्टैंड दिस, उनके बिहाफ पर इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया हेबियस कॉर्पस का, और बोला कि इन लोगों को रॉन्गफुली डिटेन किया गया है। आर्टिकल 21 का इनका जो राइट टू लिव विद डिग्निटी है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, उस राइट टू लाइफ है और राइट टू लिव विद डिग्निटी, इन दोनों फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21 के अंदर जो है इनका वायलेशन हो रहा है। इनका वायलेशन हो रहा है राइट टू स्पीडी ट्रायल। इनका जो एक राइट है कि स्पीडी ट्रायल किया जाए और इनको समय से ज्यादा जितना डिटेंशन पीरियड है उस डिटेंशन पीरियड के एक्सपायर होने तक ही इनको जेल में रखा जाए, एक्सपायर होने के बाद इनको बेल दे दी जाए, इस दोनों इनके जो राइट्स हैं उनका ये वायलेशन हो रहा है। इस बेसिस, इस ग्राउंड पर जो पुष्पा कपिला थी, इन्होंने एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। बट प्रॉब्लम इज हियर, यहीं से PIL स्टार्ट होता है। PIL का मतलब क्या है? देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में 1980 से पहले, इस केस के होने से पहले, तो इस केस का नाम था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो हुसैनारा खातून और अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सो इनके बिहाफ पर लड़ा गया था, स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट था। इस केस का बेसिकली नाम था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सो इस केस से ही बोला जाता है ओरिजिनेट हुआ PIL का कॉन्सेप्ट। सो 1980 से पहले, 1979 से पहले, ये 1979 का केस है, तो 1979 से पहले ये कॉन्सेप्ट था
कि सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी ही रिट पिटीशन जो है, यानी एग्रीव्ड पार्टी ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है जुडिशियल रेमेडी के लिए। अगर एग्रीव्ड पार्टी का मतलब है जिसके अधिकारों का शोषण हुआ है पर्सनली। सो अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, अगर मेरे पर्सनल फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो मैं एग्रीव्ड पार्टी हूं। और क्योंकि मैं एग्रीव्ड पार्टी हूं तो 1980 से पहले हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी ही पिटीशन फाइल कर सकता है, क्योंकि सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी का ही लोकस स्टैंडाई है। इसको बोलते हैं लीगल टर्म में लोकस स्टैंडाई, स्टैंडिंग इन लॉ। सो 1979 से पहले इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर यह प्रावधान था कि सिर्फ और सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकता है जो एग्रीव्ड पार्टी हो, यानी जो पीड़ित पक्ष है। जो पीड़ित पक्ष है ही नहीं वो दूसरों के बिहाफ पर कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं फाइल कर सकता। सो मेरे बिहाफ पर कोई और नहीं फाइल करेगा, क्योंकि मैं पीड़ित पक्ष हूं। सो मैं ही, क्योंकि मेरा लोकस स्टैंडाई इसमें सिर्फ मेरा है, सो मैं ही कोर्ट में फाइल कर सकता हूं रिट पिटीशन। किसी और का लोकस ही नहीं है इस केस में। सो लोकस नहीं है तो कोई और मेरे बिहाफ पर नहीं फाइल कर सकता। तो यहां पर इस केस में आप देख रहे हो जो पुष्पा कपिला है उनका लोकस स्टैंडाई नहीं है। ये पर्सनली एग्रीव्ड थोड़ी ही पार्टी है, ये थोड़ी ही जेल में है, ना ही अंडर ट्रायल है, ना ही इनमें से कोई इनका रिश्तेदार है। तो इनका जो है वो कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। मींस जो एग्रीव्ड पार्टी है ये लोग एग्रीव्ड पार्टी हैं। हुसैना खातून जो है ये अंडर ट्रायल प्रिजनर है, ये एग्रीव्ड पार्टी है। इनके साथ जो बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो एग्रीव्ड पार्टी हैं। सो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है 1979 से पहले कि अगर रिट पिटीशन फाइल करनी है आर्टिकल 32 के अंदर, सो रिट पिटीशन वही फाइल करेगा जिसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो। बट ऑब्वियस सी बात है, ये लोगों के पास ना तो लीगल नॉलेज है, ना ही इनके पास इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा है, ना ही इनका सोशल बैकग्राउंड ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सके। तो इस सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने है 1979 में पहली बार इस हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, इसमें पहली बार जो एक टेक्निकल ऑब्लिगेशन था लोकस स्टैंडाई का कि वही कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकता है जो एग्रीव्ड पार्टी हो, खुद जिसका पर्सनल राइट्स के जिसके वायलेशन हुआ है सिर्फ वही कर सकता है। इसको हटाया गया, इस टेक्निकल ऑब्लिगेशन को, और बोला गया कि पब्लिक स्पिरिटेड जो सिटीजन्स हैं लाइक पुष्पा कपिला, जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स हैं वो दूसरों के बिहाफ पर, उन लोगों के बिहाफ पर जो अंडर रिप्रेजेंटेड है या अनरिप्रेजेंटेड है, जो खुद नहीं जा सकते कोर्ट में, उनके बिहाफ पर एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या रिट पिटीशन जो है फाइल कर सकता है। सो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वो केस था जहां से इवोल्यूशन हुआ, जहां से देश के अंदर स्टार्ट हुआ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट। सो मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट अराइव हुआ वो कहां से हुआ, हुसैन आरा खातून केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या किया गया, नेशनल पुलिस कमीशन की एक रिपोर्ट आई, उस नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में ये बोला गया कि बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो अपना डिटेंशन का टाइम उनका एक्सपायर हो चुका है, यानी अरेस्ट उनका कितने टाइम तक किया जा सकता है लीगली वो एक्सपायर हो गया है टाइम, उसके बाद भी वो लोग क्या है जेल में उनको बंद किया हुआ है। और जेल में वो इसलिए बंद है क्योंकि उनके पास लीगल नॉलेज नहीं है, उनको अपने राइट्स की अवेयरनेस नहीं है, ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो जो अपने राइट्स हैं उनके लिए कोर्ट्स में जा सके। उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो वकीलों को कर सके, अपने राइट्स को अपहेल्ड करा सके कोर्ट में जाकर। सो इस तरह का जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट का जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छपी, इसका कॉग्निजेंस जो है वो एक पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर ने लिया, और उन लॉयर का नाम था पुष्पा कपिला हिंगोरानी, जिनको मदर ऑफ PIL भी बोला जाता है। इन्होंने इन लोगों के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया हेबियस कॉर्पस का, यानी रॉन्गफुली इन लोगों को डिटेन किया हुआ है आपने, और रॉन्गफुली क्योंकि डिटेन किया हुआ है इसलिए इसको क्या करें, इनको इमीडिएटली रिलीज कीजिए, क्योंकि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का इनके वायलेशन हो रहा है। बट मैंने बताया कि इस केस को ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस केस में पहली बार यह अलाउ किया गया कि जो एग्रीव्ड पार्टी है
उसके अलावा भी जो एग्रीव्ड पार्टी नहीं भी है वो भी क्या कर सकता है, दूसरों के बिहाफ पर पीआईएल जो है फाइल कर सकता है। सो 1970 से 79 से पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन वो ही फाइल कर सकता है जो एग्रीव्ड पार्टी हो, यानी जिसका इस केस में लोकस स्टैंडाई हो, LOCUS, लोकस स्टैंडाई हो, जिसका लोकस स्टैंडाई हो, यानी स्टैंडिंग इन लॉ। मीन्स ओनली द एग्रीव्ड पार्टी, यानी पीड़ित पक्ष, ओनली द एग्रीव्ड पार्टी can knock the door of justice for the remedy of his judicial for judicial remedy. So aggrieved party ही judicial remedy के लिए कोर्ट के गेट को जो है वो खटखटा सकता है, यानी कोर्ट में जा सकता है। और अगर आप एग्रीव्ड पार्टी नहीं है तो कोर्ट जो है वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा। बट इस केस में इस टेक्निकल ऑब्लिगेशन को, इस लोकस स्टैंडाई की ऑब्लिगेशन को, रिक्वायरमेंट को हटाया गया और हटाकर यह बोला गया कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट सिटीजन भी, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन भी लोगों के बिहाफ पर, उन लोगों के बिहाफ पर जो अनरिप्रेजेंटेड हैं, जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड हैं, उन लोगों के बिहाफ में रिट पिटीशन जो है वो फाइल की जा सकती है। इसी केस में पीएन भगवती ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो बोला था इन्होंने, इन a country like India, in a country like India, where justice is restrained by social and economic constraints, social and economic constraints, social and economic constraint, it made it necessary to democratize the judicial remedies, by removing the technical requirement like locus standi. It is important to uphold, to ensure the rights of it is important to ensure the rights of it is important to ensure the rights of social rights of ensure the right of those who are deprived and exploited, right? So this is what the judge, this is what the PN Bhagwati says, right? So in a country like India where justice is restrained by social and economic constraint, हमारे एक इंडिया जैसे देश में जहां पर जस्टिस इसलिए नहीं मिलता क्योंकि लोगों के पास सामाजिक और आर्थिक रुकावटें हैं, यानी पैसा नहीं है लोगों के पास या सामाजिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं। इट मेड इट नेसेसरी टू डेमोक्रेटाइज द जुडिशियल रेमेडी, इसीलिए जो जुडिशियल रेमेडी है यानी रिट पिटीशन जो है वो जुडिशियल रेमेडी है, उनको एक उनका लोकतांत्रिकरण करना जरूरी है बाय रिमूविंग द टेक्निकल रिक्वायरमेंट like locus standi।
राइट। सो लोकस स्टैंडाई का जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट था वो पीआईएल के लिए हटा दिया गया, और इसीलिए जो हुसैन आरा केस था, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो केस था, वहां से पीआईएल स्टार्ट हुआ। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि जरूरी नहीं है कि लोकस हो उसमें, उनका जो लोग जो एग्रीव्ड पार्टी जो नहीं भी हैं तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, पीआईएल फाइल कर सकते हैं दूसरों के बिहाफ पर, दूसरों के राइट्स को क्या करने के लिए, अपहोल्ड कराने के लिए, दूसरों के राइट्स को इंश्योर करने के लिए वो लोग भी कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ पीआईएल। सो पीआईएल से पहले, पीआईएल इंट्रोड्यूस होने से पहले सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी ही फाइल कर सकता था पेटिशन सुप्रीम कोर्ट ने, बट सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में ये बात बोली कि जरूरी नहीं है कि एग्रीव्ड पार्टी ही फाइल करे, अगर कोई नॉन एग्रीव्ड पार्टी भी है बट वो पब्लिक स्पिरिट में ये काम कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में भी पेटिशन जो है वो फाइल की जा सकती है और कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा। ये पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर ने ये काम स्टार्ट किया था, और इसके बाद देश के अंदर अराइवल हुआ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ पीआईएल। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लाइन लिख लीजिएगा, एक लाइन, Therefore, the objective of PIL is to give voice to those. The objective of PIL is to give voice to those. Is to give voice to those who are previously unrepresented. Who are previously unrepresented. Full stop. Therefore, today, any public spirited citizen, can file PIL on behalf of those who are deprived and exploited, who are deprived or exploited, to seek justice for them, right? So this is the basic idea of PIL. So public interest litigation जो है वो हमने शुरू में ही क्या डेफिनेशन लिखा था आपने देखा, public interest litigation means litigation filed in the court to protect, right? So PIL means the litigation filed in the court to protect the rights of the citizens or to protect the interest of the public. जो interest है public का उसको प्रोटेक्ट करने के लिए PIL फाइल की जाती है। दूसरा हमने लिखा था any matter, right? Any matter in which the interest of the public at large, किसी भी मैटर में जिसमें इंटरेस्ट पब्लिक ऑफ द लार्ज, राइट, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट द लार्ज इज अफेक्टेड, जिसमें पूरी पब्लिक का एट लार्ज इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा हो, उसको एड्रेस कराने के लिए, उसको रिड्रेस कराने के लिए PIL को फाइल किया जा सकता है। इस केस में 42,000 जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया गया था, उनको फ्री किया गया था। सो वो प्रिजनर्स जो हैं उनको फ्री किया गया किसके वजह से, इस PIL के होने के वजह से, वरना वो खुद से कभी PIL फाइल कर, खुद से कभी वो रिट पिटीशन फाइल कर ना पाते। 4-5 साल से वो जेल में ही थे और उसके बाद भी वो लंबे समय तक जेल में रहते, और उस सिचुएशन में उनके जो राइट्स हैं उनका लगातार क्या एक्सप्लॉइटेशन होते रहता, राइट? सो दिस इज PIL. आई होप दिस इज क्लियर फॉर all of you what public interest litigation is. So आज के समय पर जो एग्रीव्ड पार्टी नहीं भी है बट पब्लिक इंटरेस्ट सिटीजन, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अगर एंटरटेनमेंट करता है, अगर अलाउ करता है तो वो काम किया जा सकता है, राइट? सो सेकंड इज इवोल्यूशन ऑफ PIL. सो एक इवोल्यूशन हुआ है PIL का. सो इवोल्यूशन ऑफ PIL, इवोल्यूशन अगर देखें PIL का,
एवोल्यूशन ऑफ पीआईएल। अगर पीआईएल का एवोल्यूशन देखें तो हम 3 स्टेजेस में देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज, सो पहले स्टेज में जो सुप्रीम कोर्ट का जो पीआईएल का फोकस था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, या सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स का जो फोकस था, वो फोकस था जो अनरिप्रेजेंटेड लोग हैं, अनरिप्रेजेंटेड पीपल हैं, जो उनके राइट्स को अपहोल्ड कराना। राइट, सो राइट इट डाउन इन द फर्स्ट स्टेज, राइट इट डाउन इन द फर्स्ट स्टेज, the court was more concerned about the rights of poor and marginalized like children, bonded labor, under trial prisoners, etc. under trial prisoners, etc. तो मैंने आपको भी बताया शुरू में कि जो पीआईएल का असली ऑब्जेक्टिव था, जिसलिए पीआईएल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था लीगल कॉन्सेप्ट में, सो पीआईएल एज ए लीगल कॉन्सेप्ट, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो लोग अनरिप्रेजेंटेड हैं, जो लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और वो अपने उनके राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और वो लोग जो हैं वो कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं है लीगल बैटल्स को लड़ना, अपने राइट को एनफोर्स कराने का भी उनके पास शक्ति नहीं है। तो पीआईएल जो इंट्रोड्यूस की गई वो ऐसे लोगों के लिए की गई कि ये जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, ये जो पुअर पीपल हैं, ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, और इनके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन हो रहा है, इनके लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन अपने राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए ऐसे कोई लोग जो चाहते हैं इनके राइट्स को अपहोल्ड कराना, उन लोगों के लिए पीआईएल इंट्रोड्यूस किया गया। सो अगर ये नहीं करा सकते तो कोई इनके बिहाफ पर क्या कर सकता है, पेटिशन फाइल कर सकता है। सो अगर ये लोग अपने आप से नहीं जा सकते तो इस सिचुएशन में कोई पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन जो है वो इनके बिहाफ पर कोर्ट में पेटिशन फाइल कर सकता है, या कोर्ट जो है खुद ही सुओ मोटो भी ले सकता है। सो कई बार तो जो कोर्ट ने इवन लेटर्स के बेसिस पर पीआईएल फाइल किया है। सो एक कन्विक्ट था जेल में और एक दूसरा कन्विक्ट था, उसका को कन्विक्ट ने एक लेटर फाइल किया, एक पोस्ट कार्ड में लिख के सुप्रीम कोर्ट को भेजा। पोस्ट कार्ड में लिखकर ये भेजा कि मेरे साथ जो कॉन्विक्ट है, दूसरा कॉन्विक्ट है, दूसरा प्रिजनर है, उसको जो है वो मारा पीटा जाता है जेल के अंदर, जो पुलिस है उसके ऊपर अत्याचार करती है, इनह्यूमेन टॉर्चर करती है, कंडीशन इस सिचुएशन में वो उसको रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वो लेटर भेजा, उस लेटर के बेसिस पर ही क्या किया गया, पीआईएल एक्सेप्ट किया गया और उस प्रिजनर को फ्री कराया गया। राइट, सो बेसिकली जो पीआईएल है उसका जो असली ऑब्जेक्टिव है जिसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, वो ऑब्जेक्टिव यही था कि वो लोग जो अनरिप्रेजेंटेड हैं, वो लोग जो पुअर हैं, वो लोग जो डाउन ट्रोडन है, वो लोग जिनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो लोग जो इस जो एक लीगल मार्केट है, उस लीगल मार्केट की जो सर्विसेज हैं उनको उन सर्विसेज को जो है वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में ये लोग किसी के भी, इन लोगों को कोई और रिप्रेजेंट कर सकता है। सो कोई और इन लोगों के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इनके राइट्स को क्या कराने के लिए, अपहोल्ड कराने के लिए। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीएन भगवती का आपको स्टेटमेंट भी बताया। पीएन भगवती ने बोला था, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में जहां पर जस्टिस जो है वो नहीं मिल पाता सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है, इसलिए ये जरूरी है कि देश के अंदर जो जुडिशियल रेमेडीज हैं उनका लोकतांत्रिकरण किया जाए, उनको डेमोक्रेटाइज किया जाए, और उनको डेमोक्रेटाइज करने के लिए जो टेक्निकल ऑब्लिगेशन है लोकस स्टैंडाई की, इनको हटाना जरूरी है। अगर इनको हटाएंगे तभी हम लोग इन लोगों के राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड कर पाएंगे। दिस इज द आइडिया ऑफ पीआईएल। अब पीआईएल जब इंट्रोड्यूस हुआ तो अभी मैंने जो बताया केस जहां से इंट्रोड्यूस पीआईएल हुआ,
हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें आपने देखा जो इनिशियल इंट्रोडक्शन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? प्रिजनर्स, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए, यानी वो लोग जो सामाजिक और इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सोशल और इकोनॉमिक फॉर्म में पिछड़े हुए हैं। सो पहला स्टेज जो था जब PIL इवॉल्व हो रहा है, तो उसमें पहला जो कंसर्न था कोर्ट का वो ये लोग था कि ऐसे लोग जैसे बॉन्डेड लेबर हो गए, बंधुआ मजदूर, या ऐसे लोग जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो लोग, या जो गरीब लोग हैं जिनके राइट्स जो है वो उनके राइट्स जो है वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए PIL को इंट्रोड्यूस किया गया। थोड़े टाइम बाद सेकंड स्टेज जो है, इसके बाद जो सेकंड स्टेज है, इवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, जो सेकंड स्टेज में PIL का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ब्रॉडर हुआ। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा, पहले जो ऑब्जेक्टिव था कि गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके अधिकारों को इंश्योर करना इनिशियल ऑब्जेक्टिव था PIL का, इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी। थोड़े टाइम बाद सेकंड स्टेज में इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा हुआ। तो इसमें लिखिए in this stage or in second stage the focus shifted to environmental problems like environmental issues like air pollution, water pollution, cleaning of rivers, forest and wildlife protection, So first stage जो था PIL का, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था फर्स्ट स्टेज में, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो पुअर लोग हैं, डाउन ट्रोडन लोग हैं, उन लोगों को कैसे उनके राइट्स को इंश्योर किया जाए। तो पहले स्टेज में ये था। सेकंड स्टेज में जो फोकस हुआ शिफ्ट, वो इन्वायरमेंटल मैटर्स के ऊपर हो गया, जो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, क्योंकि पर्यावरण के मुद्दे क्या है, वो भी पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो अगर मैं आज कोर्ट में जा रहा हूं कि हम मेरे एरिया में या हमारे प्रदेश में, या जो पटाखे हैं जलने की वजह से पूरे देश में दिवाली के अंदर दिन जो पटाखे जलते हैं, उन पटाखे जलने की वजह से एक बहुत बड़ा देश का सेक्शन है जहां पर जिसको बहुत ज्यादा डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए पटाखों के ऊपर बैन लगाइए। दिस इज अ पब्लिक एट अ लार्ज प्रॉब्लम है। तो एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, फॉर एग्जांपल मैं सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल करता हूं कि सर सबके पास राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के अंदर, और उस राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी है, और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट तभी मिलेगा जब रिवर्स साफ होंगी, जब रिवर्स जो है उनके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं जाएगा। सो आपके पास, आपको से मैं कहना चाहता हूं, मेरा एक रिट पिटीशन है जो मैं फाइल कर रहा हूं, और आप इस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट कीजिए और ऑर्डर दीजिए स्टेट को कि जो जितना भी इंडस्ट्रियल सीवेज है जो कि सारा का सारा नदियों में डायरेक्ट डिस्चार्ज किया जा रहा है, इसके ऊपर रोक लगवाइए। सो मैं एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हूं, जो मैं ये कहना, ये जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये भी पब्लिक एट लार्ज, यानी ये भी क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। या वाइल्ड लाइफ जो है, उस वाइल्ड लाइफ को खतरा हो रहा है, या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं कि लगातार इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, जहां पर वाइल्ड लाइफ रहती है, उनके जो एरिया है, उनके जो उनका जो हैबिटेट है, उसको लगातार इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, तो आप मेरी ये एक्सेप्ट कीजिए पिटीशन और स्टेट को ये ऑर्डर दीजिए कि वो एनक्रोच ना करे जो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट है। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट स्टेज में जो PIL का ऑब्जेक्टिव था, वो ऐसे पुअर लोगों, डाउन ट्रोडन लोगों के राइट्स को इंश्योर करना था। सेकंड जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी एक समाज की प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम्स है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर की प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है। सो इसके लिए PIL एक्सेप्ट की जाने लगी, राइट। तो सेकंड स्टेज ये था। थर्ड स्टेज, right, in this, the third stage, in third stage the focus shifted to transparency and probity in administration, transparency एंड प्रोबिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसमें क्या आए, ट्रांसपेरेंसी आए। सो आपने देखा होगा राइट टू इंफॉर्मेशन,
राइट। सो हमने PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पढ़ा था जब आर्टिकल 19 पढ़ रहे थे, उससे एक निकल कर आया। ऐसे जैसे नोटा नन ऑफ दी अबव जो हमने पढ़ा, उसमें ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिससे PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से राइट टू नेगेटिव वोट यानी नोटा का हमारे पास ऑप्शन आया, यानी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में बढ़ाया जाए। और ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से कहा गया कि जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोग क्या करें, अपने जो भी एंटीसीडेंट है, चाहे क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, उनकी एसेट्स क्या है, उनके लायबिलिटी क्या है, उन सबको क्या करें, जनता के सामने रखें, जिससे जनता जो है वो अपने लिए बेहतर कैंडिडेट को चूज कर पाए, जिससे उनके पास सारी इंफॉर्मेशन हो जिनको वो चूज करने जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग। सो बेसिकली जो थर्ड स्टेज है, जो आज प्रेजेंट स्टेज है, उसमें PIL का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उस प्रशासन के अंदर कैसे ट्रांसपेरेंसी आए, राइट, कैसे उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, कैसे उसमें प्रोबिटी आए। प्रोबिटी मतलब जब इंटीग्रिटी को हम लोग इंटीग्रिटी इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, और जब प्रशासन की हम लोग इंटीग्रिटी की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, तो प्रशासन में वो उसको हम लोग प्रोबिटी कहते हैं। सो स्वच्छता कैसे हो उसमें, यानी ईमानदारी से काम हो, ऑनेस्टी और प्रोबिटी से वहां काम हो रहा हो। ये जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वो इंडिपेंडेंट रह के काम करे, ना कि एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में आके काम करे। जैसे आप CBI को देखते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि CBI एक केज्ड पैरट है, एक तोता है जो पिंजरे में फंसा हुआ है, जो इस तरह से काम कर रहा है। सो एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में काम कर रहा है। ED जैसे आज ऐसा देखने में लगता है कि गवर्नमेंट के प्रेशर में काम कर रही है। सो इनकी इंडिपेंडेंस के लिए PIL जो है वो फाइल की जाने लगी। सो PIL का ये इवोल्यूशनरी स्टेज है। फर्स्ट स्टेज पे डाउन ट्रोडन लोगों के राइट्स को इंश्योर करने के लिए, सेकंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड PIL फाइल की जाने लगी, एंड थर्ड इज जो PIL फाइल की जाने लगी वो किससे रिलेटेड की जाने लगी, प्रोबिटी और ऑनेस्टी लाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, गवर्नेंस को बेटर करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए PIL जो है वो फाइल की जाने लगी, राइट। नेक्स्ट लिखेगा, एक स्टार पॉइंट बना के लिख लेगा, इन PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन PUDR पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, PUDR versus Union of India, in PUDR versus Union of India, the court defined the PIL as, the court defined the PIL as, the court defined the PIL as a collaborative and cooperative effort. The court defined PIL as a collaborative and cooperative effort, collaborative and cooperative effort by the petitioner, cooperative and collaborative effort by the petitioner, comma, by the petitioner, comma, state and the judiciary, to secure basic human rights of poor, to secure basic human rights of poor, comma, downtrodden, poor, comma, downtrodden and vulnerable section of the society, and vulnerable section of the society. So this was the definition of PIL given by Supreme Court in this PUDR versus Union of India case, right? Next line में लिखेगा advantages of PIL, advantages of PIL. So write first point, advantages of PIL में, the relaxation of the rule of locus standi, the relaxation of the rule of locus standi has resulted in, the relaxation of the rule of locus standi has resulted in representative action, where a person or a group with a sufficient interest in a particular case, with a sufficient interest in the particular case,
comma litigates on behalf of a large number of litigates on behalf of a large number of others who cannot afford the court cost of litigation, who cannot afford the cost of litigation. Next point, PIL has also given the court, PIL has also given the court an opportunity to address important issues in areas like environmental protection, consumer protection, etc., which affected a large number of people. Next, the acceptance of even letters and telegram by the court, and telegrams by the court as PIL reduces the cost of such litigation, and also encourages public spirited individuals and groups to bring to the notice of the court any situation which requires the court's interference. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एब्यूजेस ऑफ PIL. एब्यूजेस, सो रिसेंट टाइम में देखने को मिला है कि एब्यूजेस भी, यानी PIL का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है. PIL become public interest litigation becomes political interest litigation. Sometimes it becomes the publicity interest litigation, right? So political interest litigation बन जाती है, कभी publicity के लिए लोग PIL फाइल कर देते हैं, कभी political सहूलियत के लिए, political vendetta अपना पूरा करने के लिए, political biases को पूरा करने के लिए फाइल कर देते हैं. So abuses भी किया जा रहा है. So right, abuses of PIL. So write in this, PIL as a handy tool of harassment, since frivolous cases FRIVOLOUS, frivolous cases could be filed without too much cost. So बहुत कम दामों में ही अगर किसी के अगेंस्ट फ्रीवोलस केस फाइल करना हो, क्योंकि कोर्ट एक्सेप्ट करता है, तो इजीली किसी को बदनाम अगर करना हो, किसी के अगेंस्ट झूठा केस फाइल करना हो, तो PIL के थ्रू कर सकते हैं, राइट? जैसे टिस्को के साथ किया था, तो एक पार्टी थी, उसने टाटा स्टील कंपनी है, टाटा स्टील टिस्को के नाम से जानते हैं, TISCO. तो टिस्को के अगेंस्ट एक कंपनी ने पिटीशन फाइल किया, PIL पिटीशन, के ये इन्वायरमेंटल लॉज जो है उनका वायलेशन कर रही है, जस्ट बिकॉज के टिस्को ने उस कंपनी को जो आयरन की स्लरी होता है वो देने से मना कर दिया था, कि तुमने मैं आयरन स्लरी नहीं दी, तुमने किसी और को आयरन स्लरी दी, इसलिए हमने तुम्हारे ऊपर PIL डाल कर दिया कि तुम लोग जो है इन्वायरमेंटल का क्या, लॉस का क्या नहीं कर रहे हो,
कंसिडरेशन नहीं कर रहे हो। लिखेगा फॉर एग्जाम्पल, इसी में फॉर एग्जाम्पल some people have used PIL as a means to take revenge. Some people have used PIL as a means to take revenge on their opponent. Full stop. A PIL was against Tisco. A PIL was filed against Tisco. A PIL was filed against Tisco that it was creating environmental pollution. As the company refused to sell slurry to the other party. Sometimes, next point, sometimes the public interest litigation becomes publicity interest litigation and political interest litigation, right? So कभी कभी पब्लिसिटी के लिए और पॉलिटिकल वेंडेटा को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो ये जो PIL को अब्यूज किया जा रहा था, टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, नेक्स्ट लाइन में लिखेगा द टू ओवरकम दीज चैलेंजेस द सुप्रीम कोर्ट हैड टू ले डाउन The Supreme Court had to lay down guidelines to encourage only genuine PIL. And these guidelines were laid down in the case called State of Uttarakhand versus Balwant Singh Chawpal. सो गाइडलाइंस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप इतना याद रखें गाइडलाइंस क्या है। सो गाइडलाइंस में बेसिकली ये कहा गया कि अगर कोई PIL आप एनकरेज कर रहे हो, अगर कोई PIL आप पर आ रही है तो वो जेन्युइन PIL हो। पहले आप मैटर चेक करें कि जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो जेन्युइन भी है कि नहीं है। सो ये कहा गया कि भाई जितने भी कोर्ट्स हैं उनमें इंडिविजुअल जज जो है वो अपने हिसाब से PIL एंटरटेनमेंट करेगा, ऐसा ना हो। इसलिए आप क्या करिए, हर कोर्ट्स में एक प्रॉपर गाइडलाइन बना लीजिए और उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लीजिए जिसके अंडर आप लोग कोई भी PIL को एक्सेप्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट PIL। आई होप सभी लोगों को आपको क्लियर होगा व्हाट PIL इज नाउ। और ध्यान रखिएगा दो तीन चीजें केस PIL में बेसिकली डिफरेंस यही है कि लोकस स्टैंडर्ड इसको रिमूव कर दिया गया और जो इसका अमेरिकन कॉन्सेप्ट है अमेरिका से बोरो किया गया। इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया गया वो जस्टिस PN भगवती एंड कृष्णा अय्यर के एफर्ट से 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया। और PIL जो है उसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो इवोल्यूशन 1980s से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो इवोल्यूशन हुआ है उसके अलग अलग स्टेजेस हैं। तो शुरू में PIL का जो ऑब्जेक्टिव था वो कुछ और था और आज के टाइम पर जो PIL का ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और है। हालांकि ये तीनों स्टेजेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो कलेक्टिवली उसके ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं। बट किस सिचुएशन में स्टार्ट हुआ वो मैंने आपको बताया, इसमें याद रखना हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। जब भी PIL की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो PIL की हिस्ट्री में उसका नाम जरूर आएगा। इसीलिए जो पुष्पा कपिला है इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, इसलिए उनको मदर ऑफ PIL भी बोला जाता है। सो दिस इज
PIL एंड दिस इज फॉर द डे। नेक्स्ट हम जो लेक्चर है उसमें हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। आई थिंक आपका PIL जो है वो आपके बुक में भी, लक्ष्मीकांत में भी दिया है, तो उससे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। सो आई होप मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर टू यू रिगार्डिंग दी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।